हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आंसर राइटिंग, इफेक्टिव आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाए। बहुत आप लोग का कमेंट आ रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाए, क्या फॉर्मेट किया जाए। कुछ दिनों पहले मैं आपको ई वेस्ट पे क्वेश्चन भी दिया था, जिसको कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसको आंसर भी लिखा, और मैं उसका एक फॉर्मेट तैयार कर ही रहा था कि मैं सोच रहा था कि मैं कैसे आंसर लिखा जाए, उस क्वेश्चन का मैं बताने वाला था। फिर मुझे अमित सर से बात हुई तो इन्होंने, मुझे लगा कि ये जो है पहले आपको बता देते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाए, उसके बाद में मैं आगे जो है कंटिन्यू करता हूँ। तो एक बहुत अच्छा एक मौका मिला है कि मैं इनसे जानता हूँ, आप सभी को बताते हैं, क्योंकि इनका काफी अच्छा स्कोर रहा है। तो आंसर राइटिंग किस प्रकार किए हैं तो उनके बारे में उनसे हम लोग जानते हैं। तो अमित सर, तो सबसे पहले तो आप बताइए कि आंसर राइटिंग के लिखने के जो बेसिक चीज होता है वो क्या क्या चीज, कौन कौन सी चीज पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले मैं इसको इलेबोरेट वे में बताना चाहूंगा, पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आंसर राइटिंग जो है किसी भी, चाहे यूपीएससी या बीपीएससी एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो आपका मार्क्स जो बनता है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो मेंस के ही मार्क्स से बनता है। तो इसीलिए आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि लोग काफी अच्छा, आपने काफी सारी बुक्स पढ़ लिया, आपको काफी अच्छा नॉलेज हो गया, बट आप उस नॉलेज को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि जो आपका जो इमेज है वो एग्जामिनर के पास क्या है, वो आपका आंसर कॉपी है। तो उसमें अपने व्यूज को आप कैसे प्रेजेंट कर पाते हैं, कैसे इफेक्टिवली, कैसे एक कम टाइम में और एक कम स्पेस में आप प्रेजेंट कर पाते हैं, एक बहुत बड़ा आर्ट है। तो और इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये एक दिन का नहीं है। अगर आप सोचिएगा कि मैं एक वीडियो देखूंगा और अगले दिन से मेरा आंसर राइटिंग बिल्कुल हार्ड लिखने लगूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेली आप एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन उठाइए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, उसको इवेलुएट कीजिए, देखिए कि आपने क्या लिखा, क्या लिखना चाहिए, और या किसी और अपने फ्रेंड से इवेलुएट करवाइए, या फिर इसी चैनल पे जैसे निरंजन सर आपको व्हाट्सएप पे तो कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, तो वैसे भी आप टेलीग्राम चैनल पे भी है, हाँ, तो वहां पे आंसर आप लोग पोस्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कुल मिला के आपको 36 पेजेस का होता है, जो आपका जो आंसर बुकलेट जो मिलता है 36 पेजेस का मिलता है। और जीएस पेपर 1 और पेपर 2 में आपको 8-8 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं। सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन लिखना होता है, सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन लिखना होता है, और सेक्शन 3 से 2 क्वेश्चन लिखना होता है। कुल मिला के आपके पास मार्क्स हैं 300 और टाइम है आपके पास 180 मिनट्स इसमें ही। तो आपके अगर एवरेज अगर निकालें तो एक क्वेश्चन पे आपको 4.5 पेज हुआ, क्योंकि 4.5 इंटू 8 आपका 36 हुआ, और 22.5 मिनट्स पर क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन पे आपका पड़ा। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन है आपको, तो इसको आपको अगर 4.5 पेज अगर है पर क्वेश्चन पे अगर है, तो आप 4 पेज में आप आंसर लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। 4, 3.5, 3.75 या 4, इतना में आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है कि 4 से ज्यादा भी हो जाए, कुछ किसी में आपको अच्छा कंटेंट आता है तो किसी में आपको थोड़ा कम भी लिखना पड़ेगा। तो ऐसे आपको करना है। तो सबसे पहले तो आपके पास जब क्वेश्चन पे, पहले मैं एक बार पेपर 1 पे बताना चाहूंगा कि पेपर 1 में सबसे पहले आप स्टैट को करें। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, लास्ट टाइम के वीडियो में मैंने बोला था कि आप सबसे पहले स्टैट को करें, क्योंकि स्टैट में आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। उस टाइम ही आप अच्छे से मिस्टेक होने की संभावना बहुत कम होगी। तो आप स्टैट को पहले करें, लास्ट के लिए मत छोड़ें। उसके बाद में सबसे पहले आपको क्वेश्चन पिक करना। 6 क्वेश्चन या 6 या 5 क्वेश्चन होते हैं हर एक सेक्शन में, और उसमें से 3 या 2 आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको पिक कैसे करना है, तो आप पहले क्वेश्चन मिले तो आप पहले उसको एक एक क्वेश्चन को आप पढ़िए अच्छे से, और उसमें से आप जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आपको आ रहा हो तो पहले से आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको मान लीजिए 5 मिनट 6 मिनट में आप, या 10 मिनट भी हो सके, तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए जो की पॉइंट्स हैं, और उसके बाद अपना आप क्वेश्चन पेपर, आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए। उसमें जैसे कि आपको 22.5 मिनट्स जो है, तो उसमें आप 1 से 2 मिनट तो आप लगाइए पहले अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में, कि आपको क्या आ रहा है और आपको लिखना कैसे है। जितने भी कीवर्ड्स हैं क्वेश्चन में उसको आप अंडरलाइन कीजिए, जैसे कि व्हाट, डिस्क्राइब, क्रिटिकली एनालाइज, या फिर डिस्कस, या एग्जामिन, या कंपेयर, जो कुछ भी है उसको आप अंडरलाइन कीजिए। इससे आपको ये पता लगेगा कि आपको लिखना क्या है, मतलब किसमें लिखना है। पता चला आप क्वेश्चन कुछ भी पूछा है और आप लिख कुछ और रहे हैं, तो आपको नंबर उतना अच्छा आपका नहीं आएगा। तो ये है। उसके अलावा आप क्वेश्चन के डिमांड को समझिए। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है,
तो क्वेश्चन में क्या पूछ क्या रहा है, जैसे कि डिस्कस अबाउट फंडामेंटल राइट्स एज इंस्टेंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट के बारे में पूछा है। हाउ द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ पीपल। तो क्वेश्चंस में कितने पार्ट है, उस सारे पार्ट्स को आपको समझना होगा और उन पे आप अंडरलाइन कीजिए। इससे आपको ये पता लगेगा कि आपको कैसे आपको आंसर लिखना है, क्योंकि अगर आपको पूरे मार्क्स अगर मार्क्स मिलने हैं तो आपको सारे पार्ट्स को इक्वली जुडिशियली आपको लिखना होगा उस पे आंसर। तो इसीलिए आप पहले कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस के सभी पार्ट्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए और उसके डिमांड को आप समझ लीजिए। इसके जैसे 3 पार्ट हैं जो कि आप जानते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको फर्स्ट पेज के हाफ तक, अराउंड हाफ या 5 से 6 लाइंस में आपको इंट्रो लिखना है। तो इंट्रो कैसे लिखना है उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। किसी भी क्वेश्चन में इंट्रो लिखने का जैसे 3 या 4 आइडिया होता है कि इंट्रो कैसे लिखते हैं। एक तो उसमें कुछ टर्म्स हैं, उसको आप डिफाइन कर दीजिए। क्वेश्चन में जैसे कोई टर्म है, जैसे आपको इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं कि आप शुरू के पैराग्राफ में डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर इसमें इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा ओरिजिन, जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसका ओरिजिन, जैसे कि आपको पटना कलाम वाला जो क्वेश्चन आता है तो उसमें आपका ओरिजिन कहां से वो शुरू हुआ, आप उससे आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। या डेटा, कुछ जैसे पोवर्टी के रिलेटेड जो क्वेश्चन इस बार पूछा था, तो वैसे क्वेश्चंस के इंट्रो आप लिखने के लिए डेटा जो है आपके पास अवेलेबल, कि पोवर्टी का जो अभी सिचुएशन है वो इंडिया में क्या है, कितने लोग बीपीएल में हैं, तो आप उस डेटा को इस्तेमाल करके आप इंट्रो लिख सकते हैं। उसके अलावा जैसे कुछ न्यूज का कुछ चल रहा हो, आप उसको भी डाल सकते हैं कि रिसेंट न्यूज ये चीजें चल रही हैं, तो आप ऐसे भी आप करके, या कोई रिपोर्ट आया है तो एज पर दिस रिपोर्ट कोई आपको कुछ प्रेजेंट करना है तो वो आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप इंट्रो को आप 4 तरीके से लिख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन आपको कैसा पूछा है। या तो आप डिफाइन कर सकते हैं, कुछ टर्म्स हैं जो क्वेश्चन में, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। या उसका ओरिजिन, जैसे हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं उसमें जनरली आपको ओरिजिन लिखना है कि उसका ओरिजिन कहां से हुआ। तो इस तरह की चीजें आप लिख सकते हैं। डेटा के साथ भी आप क्वेश्चन का इंट्रो लिख सकते हैं, या न्यूज में जो कुछ हेडलाइंस हैं उस पर भी लिख सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी इंट्रो में आप 2 चीजें भी लिख सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आपको उसमें डिफाइन भी आपने कर दिया, एक लाइन में आपने डेटा भी उसमें डाल दिया। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक सैंपल क्वेश्चन डिस्कस करके मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे लिखना है आपको। ठीक, तो उसके बाद दूसरा जो आपका पार्ट होना चाहिए, जस्ट आपको इंट्रो के नीचे अगर कोई फिगर, क्वेश्चन में अगर कुछ फिगर बनने की संभावना हो तो आप वहां पे फिगर आप डाल सकते हैं। या उसके अलावा एक स्कीमेटिक भी डाल सकते हैं, स्कीमेटिक या बॉक्स। या फिर आप ये डाल सकते हैं कि आप आंसर नीचे क्या लिखने जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ पोवर्टी का रीजन, या फिर एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस का मान लीजिए कोई रीजन हो, तो उसमें आप शुरू में ही डाल सकते हैं कि साइंटिफिक रीजन्स, सोशल रीजन्स, इकोनॉमिक रीजन, सब ऐसे करके शुरू में एक छोटा सा बॉक्स डायग्राम या कुछ एक ऐसा बना सकते हैं। थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है एग्जामिनर को देखने में। और उसके बाद एक चीज और, अब उसके बाद मैं आपको बॉडी पे आता हूं। तो पहला हो गया इंट्रो, दूसरा आपको डायग्राम या फिर स्कीमेटिक या कोई डेटा, कोई बार चार्ट या कुछ अगर ऐसा हो, इकोनॉमी का क्वेश्चन हो तो कुछ आपको आता हो तो आप उसको प्रेजेंट कर दिए, तो वो आप कर सकते हैं। तो 1.5 पेज में आपका इंट्रो हो गया, और उसके नीचे अराउंड 1/4 एरिया में आपने ये बना दिया। फिर अगले पार्ट में आपका बॉडी है। तो बॉडी में आपके क्वेश्चंस के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन है तो उसके जितने भी पार्ट हैं आप सारे पार्ट्स को आप लिखिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देखता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय रीजनल डेवलपमेंट, हाउ फार रीजनल प्लानिंग हैज बीन सक्सेसफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार, डिस्कस। तो आप में इसमें देखिए एक क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रीजनल डेवलपमेंट, तो आपको शुरू के पैराग्राफ में आपको ये लिखना है रीजनल डेवलपमेंट क्या है। उसके बाद हाउ फार रीजनल प्लानिंग हैज बीन सक्सेसफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार, दूसरे पार्ट में आपको ये एड्रेस करना है। अब हिंदी में बोल देता हूं मैं, क्षेत्रीय विकास से क्या तात्पर्य है। तो पहले पार्ट में आपको ये लिखना है बॉडी के, और दूसरे पार्ट में आपको ये लिखना है कि
बिहार के आर्थिक विकास में क्षेत्रीय नियोजन कहाँ तक सफल रहा। उसके अलावा बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि अगर बॉडी में आपको, मान लीजिए बॉडी में आपको 3 पेज लिखना है बॉडी, तो बॉडी में अगर 4 क्वेश्चन है या 3 क्वेश्चन है, तो आपको किस क्वेश्चन को कितना वेटेज देना है। देखिए ये कई चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्योंकि ये तो लिखा नहीं है कि 5 नंबर का ये पार्ट है, 6 नंबर का ये पार्ट है, तो आपको अपने से डिसाइड करना है। जैसे आपको डिफाइन करने वाला कोई टर्म है, तो उसमें आप, जाहिर सी बात है कि उसमें आप 1 पैराग्राफ लिखिएगा या 2 पैराग्राफ लिखिएगा, और कुछ रीजन्स हैं या फिर कुछ सिग्निफिकेंस लिखना है तो उसमें आपको लंबा लिखना पड़ेगा। और दूसरा ये भी है कि पता चला कि मुझे एक पार्ट अच्छा आ रहा है, दूसरा पार्ट कम आ रहा है, तो उसमें भी है कि हम वही करेंगे कि हम जो पार्ट हमें अच्छा आ रहा है तो उसको मैं ज्यादा लिखूंगा, और जो पार्ट मुझे थोड़ा कम आ रहा है तो उसमें मैं थोड़ा कम लिखूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि उसको लिखूंगा ही नहीं, सारे पार्ट को मैं एड्रेस करूंगा। उसके अलावे आप जब एक पार्ट को खत्म करके दूसरे पार्ट पे जाते हो तो एक सब हेडिंग डालो। सब हेडिंग डालने से एग्जामिनर को ये पता लग जाएगा कि आपने एक पार्ट लिख दिया, दूसरा पार्ट आप लिखने जा रहे हो, ये पूरा विजिबल रहेगा। उसके अलावे आप एग्जाम्पल्स भी, आप क्वेश्चन में, आप बॉडी में आप एग्जाम्पल्स डालिए। जैसे कुछ भी, जैसे कोई डिफिनीशन, किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं तो आप वहां पे एग्जाम्पल डालिए। या फिर उसके अलावा जैसे कुछ रीजन्स हैं, किसी क्वेश्चन में आप रीजन लिख रहे हैं या सिग्निफिकेंस लिख रहे हैं, तो वहां उस केस में आप कुछ केस स्टडीज डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे कुछ एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस पे कोई क्वेश्चन है, आप उसके सजेशंस दे रहे हैं या सुझाव दे रहे हैं, तो आप जैसे कि कालिया स्कीम जो है उड़ीसा का ही कालिया स्कीम है आई थिंक, तो कालिया स्कीम है उड़ीसा का, या पीएम किसान जो अभी प्रधानमंत्री जी ने लाया, तो इन सब चीजों को आप दे सकते हैं। या फिर कुछ जो पोल्यूशन पे कुछ क्वेश्चन आप लिख रहे हैं या हेल्थ का कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो उज्ज्वला योजना का आपने एग्जाम्पल दे दिया या केस स्टडी दे दिया कि किसी एरिया में कोई रिपोर्ट आया है जिसकी वजह से जो हेल्थ इफेक्ट जो हैं वो सही हुए हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स जो हैं वो अच्छे हुए हैं, तो आप ये भी आप उसमें लिख सकते हैं। जैसे जीविका, जैसे पोवर्टी पे क्वेश्चन अगर आ गया तो आपने बिहार का जीविका स्कीम का एग्जाम्पल दे दिया, आपने कुछ केस स्टडीज डाल दिया। जैसे बांका का कोई केस स्टडीज था, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार में दिया हुआ था, या फुलवारी शरीफ का कुछ एक केस स्टडी था जिसमें कुछ वुमेन वर्कर जो थी उन्होंने अपना इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया था, तो उस तरह के एग्जांपल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये रहा। उसके बाद अगला पार्ट और सबसे लास्ट पार्ट जो है वो है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आपको काफी इफेक्टिव लिखना है, क्योंकि आपका जो मार्क्स, जो आपके एग्जामिनर जो आपको मार्क्स देंगे वो कंक्लूजन पढ़ने के जस्ट बाद ही आपको मार्क्स देंगे। तो कंक्लूजन आप काफी इफेक्टिव लिखिए। तो कंक्लूजन कितना लिखना है उसके लिए मैं बताता हूं। कंक्लूजन को अराउंड आप 2 से 3-4 लाइन में आप लिखिए। 1/4 ऑफ द पेज को आप कंक्लूजन के लिए डिवोट कीजिए। उसके बाद कंक्लूजन में क्या लिखना चाहिए, कंक्लूजन को हमेशा आप ऑप्टिमिस्टिक लिखिए, ऐसा कुछ सजेशन के वे में दीजिए, क्योंकि एक आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो आपको हर समस्याओं का आपको समाधान ढूंढना है। अब ये नहीं कि आपने लिख दिया लास्ट में कि ये तो पॉवर्टी ऐसी समस्या है कि वो कभी दूर ही नहीं हो सकती, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो ऐसे आप सजेशंस मत दीजिए, निगेटिव आप सजेशंस, आप निगेटिव मत दीजिए। उसमें आप समरी लिख सकते हैं, जो आपने लिखा उसका समरी आप लिख दिए, या कुछ सजेशंस दे दिए, या कुछ ऑप्टिमिस्टिक आइडिया दे दिए, तो ऐसी चीजें आप लिखिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, कैसे आपको लिखना है वो मैंने बता दिया। इसके बाद मैं कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आपका वैल्यू एडिशन होगा क्वेश्चन में। जैसे पहला, बहुत लोगों का सवाल था, बहुत कमेंट्स में भी मैंने देखा था, बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि सर अंडरलाइन करना है कि नहीं। कई लोगों से मैंने ये भी सुना था कि लोग बोलते हैं कि अंडरलाइन करने से मार्क्स कट जाते हैं, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। आप अंडरलाइन बिल्कुल कीजिए, क्योंकि अंडरलाइन करने से क्या होता है कि एग्जामिनर के दिमाग में आ जाता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो उनके दिमाग में आ जाता है कि आपको पता है वो। तो इसलिए आप जो इंपॉर्टेंट कोई स्कीम लिख रहे हैं या कोई डेटा है जो इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको अंडरलाइन जरूर कीजिए। उसके अलावा आप सब हेडिंग भी दीजिए। जैसे आप किसी क्वेश्चन का एक पार्ट आप लिख रहे हैं, तो उसके अगले पार्ट पे जब जा रहे हैं तो आप उसके पहले एक सब हेडिंग दीजिए, थोड़ा बड़ा सा, विजिबल हो जो। उसके साथ साथ कई लोगों के क्वेश्चंस मैंने देखे थे जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या सर अलग अलग कलर से लिखना चाहिए क्या। अगर आप मैनेज कर पाते हैं टाइम तो आप हेडिंग कुछ दूसरे कलर से, ब्लैक से दे दिए, ठीक है। बट मेरे हिसाब से टाइम मैनेज वैसे हो नहीं पाता है, तो आप एक ही कलर से लिखिए, उसी को अंडरलाइन कर दीजिए, उसी से हेडिंग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। उसके साथ साथ कई लोगों के मैंने क्वेश्चंस देखे, कमेंट्स देखे, लोग मुझसे पूछते थे कि पॉइंट वाइज आंसर लिखना है
या फिर पैराग्राफ में लिखना है। तो इसका मैं आपको बताता हूं, हर क्वेश्चन को आप पॉइंट वाइज नहीं लिख सकते, हर क्वेश्चन को आप पैराग्राफ नहीं लिख सकते। तो अगर वैसा क्वेश्चन हो जैसे कुछ रीजंस लिखने हैं तो रीजंस है, कुछ कारण लिखने हैं तो आप उसको पॉइंट वाइज लिख दिए। उसके अलावा कुछ अगर डिफिनीशन लिखना है, डिफिनीशन किसी चीज का लिखना है तो वहां पे आप पॉइंट वाइज नहीं लिख सकते, उसमें आपको पैराग्राफ वाइज ही लिखना है। तो इस तरह से, लेकिन अगर हो सके जितना हो सके आप पॉइंट वाइज लिखिए, क्योंकि पॉइंट वाइज आपको भी लिखना आसान होता है और जो चेक करता है उसको भी आसान होता है। तो इसीलिए आप लोग ऐसा करिए। अगर किसी को ये लगता है कि वो मैनेज नहीं कर पा रहा है बहुत सारे पेन या फिर पेंसिल से फिगर बनाना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पेन से ही फिगर बनाइए या एक ही पेन से आप अंडरलाइन भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्योंकि एक्चुअली कई लोग ऐसा मैंने देखा कि आप अच्छे से फिगर बनाने के चक्कर में आप लास्ट में एक क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हो या एक क्वेश्चन आधा ही लिख पा रहे हो, तो आप फिगर उतना अच्छा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप फ्री हैंड ड्राइंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा ये जो है आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो आपका ये सोच के जाइए कि आपको सारे क्वेश्चंस लिखने हैं, छोड़ के कुछ भी नहीं आना है। कुछ भी है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया है तो वो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। उसके अलावा मैं एक सैंपल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और उसको कैसे मैं बताऊंगा कि मैंने जो आपको अभी बताया उसको कैसे आप इस्तेमाल कीजिएगा।